अस्सलाम वालेकुम। बीन्स फाइट के साथ एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी होस्ट रोमासा की। आज के हमारे प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को इनवाइट किया है। यकीनन आप और हम ज़रूर ऑन एंड ऑफ टीवी चैनल से को ज़रूर देखते होंगे और हमारे इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ टॉक शोज़ आते रहते हैं और उन टॉक शोज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन करंट सिनेरियो के ऊपर पेश की जा रही होती है, यकीनन वो हमारी मालूमात में भी इजाफा करती है। लेकिन जो लोग ये टॉक शोज़ कर रहे होते हैं वो उस मकाम तक कैसे पहुंचते हैं और उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत होती है और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो उन्हें करने होते हैं उस मकाम तक पहुंचने के लिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है एक सीनियर एंकर पर्सन को जिनका ताल्लुक है बोल टीवी से। अपने करियर का आगाज़ उन्होंने शुरू किया था 2006 से एक बहुत ही मौजूद टीवी चैनल से और आज वो ऑन एंड ऑफ डिफरेंट टीवी चैनल से उनका ताल्लुक रहा। आज टीवी से ताल्लुक रहा, एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक रहा, अब तक न्यूज़ से ताल्लुक रहा और अब वो बोल टीवी के ऊपर एक टॉक शो कर रहे होते हैं। एक सीनियर एंकर पर्सन है। आइए हम बात करते हैं और वेलकम करते हैं अपने मेहमान को, जनाब नूरुल आरफीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, थोड़ा सा पहले बात करेंगे हम आपके बारे में, क्योंकि आप वैसे तो टॉक शोज़ करते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपसे अवेयर हैं, लेकिन ये कि आज हम बात करेंगे कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया था, किस तरह से आप इस पोजीशन तक पहुंचे, क्या एक्सीडेंटली आ गए इस फील्ड के अंदर या आपकी प्लानिंग थी? नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई काम मैंने प्लानिंग से नहीं किया। हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्लानिंग से ही हुआ। मैं वेल्डिंग करने के लिए जा रहा था सन 1998 में अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद एक मोटर कंपनी में। वहाँ तनख्वाह थी 3000 रुपये। उसके बाद अचानक एक ऑफर आ गई ट्रांसलेटर की, उर्दू ट्रांसलेटर की। वहाँ तनख्वाह थी 4000। तो मैंने उसको गनीमत जाना और मैं ट्रांसलेशन करने के लिए चल पड़ा। ओके। उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ मैं फाइनली एक मुल्क की इस वक्त जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उसका ग्रुप मीडिया एडवाइज़र बना। तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा मैंने वहाँ काम किया। पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में एक्सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो कॉरपोरेट सेक्टर मेरे मिजाज के बिल्कुल ऐन बरखिलाफ था। वो अफसरी कभी दिमाग में समाई नहीं कि होती कैसे। उसके बाद फिर वो सब त्याग करके 5000 रुपये पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया आज टीवी में। 5000 रुपये पर एपिसोड में जो कुछ लिखा जा रहा था, क्राइम शो था वो, बेसिकली पाकिस्तान का पहला क्राइम शो था। ओके। उसकी रिकॉर्डिंग पे मैं खुद भी मौजूद था। होस्ट बेचारा वो पढ़ ही नहीं पा रहा जो मैंने लिखा है। तो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स ने मुझे सजा के तौर पर एंकर बना दिया। अच्छा, वो सिलसिला फिर चल निकला। फिर ऐसा हुआ तकरीबन 6 एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो चुकी थी उस प्रोग्राम की। काफ़ी नॉइज़ मार्केट में क्रिएट हो चुकी थी। इस अवस्था में मुझे एक और चैनल से कॉल आ गई। वहाँ मैं एंकर के तौर पे नहीं जाता, वहाँ मैं सीनियर स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे जाता। वहाँ तनख्वाह ज़्यादा बेहतर थी। सो मैंने एंकरिंग को फिर खैराबाद कह दिया और उसके बाद फिर पसे पर्दा चला गया। राइटिंग की तरफ आ गए दोबारा। स्क्रिप्ट करता रहा, शायरी करता रहा, ये सब चीज़ें बस तकरीबन मेरा ख्याल है 2 साल का अरसा। अच्छा सर, क्योंकि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के मसाइल पेश आते हैं जब भी वो कुछ लिखने बैठते हैं, जब उन्हें कुछ लिखने की ज़रूरत पेश आती है तो वो कंटेंट को जमा करने में बड़ा मसला होता है कि अल्फाज को किस तरीके से एक शेप दिया जाए, वो एक प्रॉपर वे में किस तरह से किया जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, उसकी थोड़ी सी हमें। लिखा खुद नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। मुझे तकरीबन 2 साल या 1.5 साल हो गए थे, शायरी बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने कोशिश भी नहीं की। अचानक से एक रोज गली में बैठा हुआ था, बच्चों को खेलते देख रहा था। अचानक से मौसम बदला और फिर कुछ चीजें आनी शुरू हो गई, वो जिसे आमद कहते हैं। ओके। तो लिखने का कोई खास मौसम, कोई खास चीज जिसको कहते हैं ना, वो तो नहीं होती। बस आमद जिस वक्त हो जाए, आप सोच करके बहुत सारी चीजों का मजमूआ अगर आप लिखने के लिए बैठते हैं और आप अल्फाज के पीछे भाग रहे होते हैं तो आप यकीनन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने जो फील किया है, मैंने कभी इस तरह का कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा। मुझे अच्छा कुछ एटीट्यूड भी कुछ ऐसा है, दिमाग को ज़्यादा खराब है शुरू से। तो मैं हमेशा से एक
जिसको कहते हैं गुंडा टाइप का मुलाजिम साबित हुआ हूँ। नॉर्मल जो स्क्रिप्ट राइटर लिखता था हमारे पास, वो एक दिन में या एक दिन के निस्फ हिस्से में स्क्रिप्ट लिख करके और दे दिया करता था गूगल बाबा की मदद से। सही। मैं कोई स्क्रिप्ट 2 से 3 दिन से पहले नहीं लिखता। अच्छा। कोई भी स्क्रिप्ट A4 साइज के 3-4 पेजेस उसमें होंगे, लिंक्स मौजूद होंगे, वॉइस ओवर होगी, लेकिन बेसिकली मैं जाता हूँ थॉट पर। अगर थॉट आपके पास जहन में क्लियर है तो फिर खुद ब खुद अल्फाज का इस्तेमाल अल्लाह ताला जो है वो आपके पास आसान कर देता है। मैं अगर अल्फाज का मजमुआ लेकर के और थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है और मैं सफ़े काला करता रहूं तो फिर वही होगा जो दूसरों का हो रहा है। मैं कभी इस तरह से नहीं जाता। और दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ, मैंने एक साहब को भुगता है एज प्रोड्यूसर, मुझ पर मुसल्लत किए गए थे एक जमाने में। नापा से उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग का कोई कोर्स किया था और या डिप्लोमा गालिबन। बिलीव यू मी, मैं जो स्क्रिप्ट लिखता था वो शख्स आकर के फिर मुझसे कहता था कि यार मैं लिंकिंग करने जा रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ, मुझे बोल के बताओ कैसे बोलना है। अच्छा। जब आपके पास थॉट प्रोसेस ही नहीं है, आपने एक सिर्फ डिप्लोमा लिया हुआ है और डिप्लोमा ले करके और आप बैठ करके और फतवे दे रहे हैं तो फिर वो सब चीजें बेकार हो जाती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, क्या रीडिंग हेल्प आउट करती है इसके अंदर? 2000%। इसके बगैर कर ही नहीं सकते। अच्छा, 2000%। यानी कि आपको अपना रीडिंग प्रोसेस जो ना वो बहुत बढ़ाना पड़ता है। जब तक आपका मुताला वसी नहीं होगा। अब दिलीप कुमार एक अदाकार था, उसको एक डायरेक्टर ने, राइटर ने स्क्रिप्ट दिया, उसने सिर्फ अदाकारी करनी है। उसको क्या जरूरत पड़ी थी मिर्जा गालिब का दीवान जो है वो रटने की, फैज का पूरा कलाम हिफ्ज करने की, तारिक अजीज प्रोग्राम कंपेयर था, उसको कोई जरूरत तो नहीं थी। लेकिन इन सब चीजों से ये पता चलता है कि रीडिंग हैबिट आपकी कहाँ कहाँ आपको सुरखरू करा देती है। बिल्कुल। तो इसी तरह से सियासत के मौजू पर हो, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मौजू पर हो, कोई और डोमेस्टिक मामला हो, रीडिंग एसेंशियल है। रीडिंग एसेंशियल है, चाहे वो शायरी ही क्यों ना हो, चाहे वो शायरी। अपर चेंबर खाली है तो फिर तो फारिग है ना आप। बिल्कुल सही बात। फिर तो आप अपने रिसर्चर के मोहताज हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, को करिकुलम एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया हो जब आप अपने स्कूलिंग वाले दौर में थे, तो उन सारी चीजों ने कैसे हेल्प आउट किया आपके करियर को? स्कूल में मैं सिर्फ रट्टा लगा करके पढ़ने का काम किया करता था। स्कूल में बिल्कुल मैंने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया। जो स्पोर्ट्स था वो घर में बाहर क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, किसी से फाइटिंग करना, किसी से दांत तोड़वाना, किसी के दांत तोड़ना, ये सब हमारा काम था। स्कूल में कुछ नहीं किया। कॉलेज तो मैं जाता ही नहीं था। घर पे जगजीती वजने कुमार सानू वो गाने याद करने में सारा टाइम निकाल देते थे। उसके बाद इम्तिहान सर पे आ जाता था, फिर परेशान होते थे, फिर कैसे पास हों, फिर जानमाज बिछा लेते थे। अल्लाह ताला ने बहरहाल वो अरसा में निकाल दिया। को करिकुलर एक्टिविटीज मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की हद तक हेल्प आउट तो करती हैं। अब मेरा केस जरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो इसलिए मुझे कभी इस चीज का महसूस नहीं हुआ। मेरे लिए को करिकुलर एक्टिविटी ये भी है कि मैं अपने काम से फारिग होने के बाद जब थोड़ा सा म्यूजिक सुनता हूँ तो मुझे एक राहत महसूस होती है। मैं जब कोई अच्छी शायरी सुनता हूँ, कोई अच्छा शेर बहुत पुराना पढ़ा हुआ मेरे दिमाग में अगर ताज़ा हो जाए तो मैं उसी से अपने आप को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके। अच्छा सर, आप कह रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सर फिर ये अंदाजे बयां जो है ना, ये किस तरह से आपका डेवलप हुआ? अच्छा, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, ये शायद इससे बेहतर मैं डेफिनेशन दे नहीं सकता। कोई भी चीज मेरी अपनी नहीं है। कोई भी चीज, ये सब वदीयत है अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए 2000% सजदा अल्लाह ताला के आगे बनता है। जब मैं ट्रेड में आया तो हमारे यहाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक साहब उस जमाने के सबसे बड़े एंकर थे और उनके प्रोग्राम्स कभी बैरूत से कभी इधर उधर बैठ करके, और मैं टीवी पे बैठा हुआ वो प्रोग्राम देख रहा था और मेरे मुंह से झाग निकल रहा होता था कि यार ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा ये आदमी। वो दीदा दानिस्ता वो सवाल नहीं देता था। एक और खातून थी, उनको भी मैं ये देखता था। अच्छा, हम मजबूर थे उनको देखने के लिए क्योंकि वही टीवी पे आ रहे हैं, तो अब क्या करे आदमी। वहां से एक चीज मुझे ये पता चली कि जो लोग जो ये कर रहे हैं उसे एंकरिंग तो नहीं कहते, उसे पीआर मैनेजमेंट कहते हैं, उसे ताल्लुकात का इस्तेमाल करना कहते हैं। उसका सहाफत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये दे दूं, मैं हर बार क्लियर करता हूँ कि आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म कभी भी नहीं किया। एडिटोरियल लिख लेना, राइटअप्स लिख लेना कोई मैगजीन के लिए, कभी अखबारात के लिए, वो एक बिल्कुल अलग चीज होती है। लेकिन प्रैक्टिकल जर्नलिज्म मैंने 1 घंटे के लिए भी कभी नहीं किया।
सहाफियों से दोस्ती होना, वो पीआरओ की हैसियत से, मीडिया एडवाइजर की हैसियत से, वो एक बिल्कुल अलग चीज थी। तो इसलिए मैं जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया, मैंने मैस कॉम को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई कभी। जर्नलिज्म के लिए तो वही लोग एडवाइस दे सकते हैं जो खुद जर्नलिस्ट हो। मैं एंकर हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक एंकर बनने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल क्या किया जाना चाहिए जो मैंने किया, या शायद इसको मुझे यूं पुट करना चाहिए कि एंकर मैं किस तरह बना। मैं तो इसी तरह से बना कि जो गलतियां दूसरों ने की मैंने नहीं की। जिस तरह से दूसरों ने प्रेजेंट किया, वो एक ट्रेड की, वो कहते हैं ना, घिसी पिटी एक लाइन को लेकर के और चीजें वही चलाते गए। मैंने इस तरह की कोई गलती नहीं की। मैंने पूरा बोझ पूरा अपने ऊपर, अपने कंधों पर रखा। मैं शुरू दिन से एक बात कहता आया हूं कि मेरे प्रोग्राम में मेरा कंटेंट दिखेगा, मेरा गेस्ट नहीं दिखेगा। मैंने ये सब किया। आपको क्या करना है, देखिए 2 चीजें हैं शॉर्टकट्स आजकल जो इस वक्त ट्रेड में चल रहा है। बिल्कुल मेहनत ना करो, कंप्लीट खुशामद पे डिपेंडेंट हो जाओ, डायरेक्टर न्यूज के आगे पीछे घूमो, डायरेक्टर प्रोग्राम्स की चापलूसी करो, मीडिया में अच्छी अच्छी जो है वो जो प्रेजेंट्स दे करके लोगों का दिल मोह लेने की कोशिश करो। यही पीआर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तक पहुंचा देती है, लेकिन एंड रिजल्ट इसका बड़ा भयानक होता है। आपको अपनी एक लाइन जो है वो लेनी पड़ती है। अब या तो आप स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर लीजिए, या तो आप मिलाद पढ़ लीजिए, मुहर्रम में आप मजलिस पढ़ लीजिए, रबीउल अव्वल में आप जो है वो नबी की जो है वो मिलाद बयान कर लीजिए, और करंट अफेयर का जब मौका है तो करंट अफेयर के एंकर के तौर पे आप बैठ जाइए। ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूं जो घघरा चोली लेकर के जाऊंगा। कभी आपने मुझे नाचने के लिए कहा तो मैं घघरा चोली पहन करके नाचना शुरू कर दूंगा। कभी आपने मुझे मिलाद पढ़ने के लिए कहा तो मैंने जाकर के दुपट्टा लेकर के और बड़े अच्छे से, आई कांट डू दिस, ये मेरा काम नहीं है। अब आप तय कर लीजिए कि आपने उस डगर पे चलना है या इस डगर पे चलना है। उस डगर पे पैसा बहुत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो एसेंशियल है मुझ जैसे लोगों के लिए वो नहीं है। सही। इस डगर पे यहाँ जान का खतरा भी है, 200% जान का खतरा है। मेरे किसी अकाउंट पे मेरे किसी फैमिली मेंबर की तस्वीर आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, मैं पोस्ट ही नहीं करता। मेरा आना जाना इतना आसान नहीं है। बहुत 2 दफा मुझ पर अटेम्प्ट हो चुके हैं, तीसरी दफा का मुझे नहीं पता कब क्या होता है। कीमत है जो चुकानी पड़ती है। अब यंगस्टर्स खुद फैसला कर लेंगे उन्हें करना क्या। ओके, सही। अच्छा सर, आखिर में आप हमारे यूथ को कोई पैगाम देना चाहें कि वो किस तरह से, लाइक अगर आना चाहें इस फील्ड की तरफ, तो वो तो आपने बता दिया है कि उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है, डेफिनेटली यही है। लेकिन ये है कि एजुकेशन का आप थोड़ा सा बताएं कि एजुकेशन का कितना गहरा ताल्लुक है सहाफत की फील्ड से, तो वो थोड़ा सा हमारी यंगस्टर। एजुकेशन सहाफत की फील्ड से तो 2000% गहरा ताल्लुक है, आजकल की सहाफत से खास तौर पे, क्योंकि आजकल सहाफियों के लिए जरूरी नहीं कि वो पढ़े लिखे भी हों। सबसे पहले तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। देखिए जर्नलिज्म या जो मैं कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूँ, पहली बात, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है। यहाँ मुझे ये पता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मेरी फैमिली उसके लिए सफर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए मुझे बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल दिमाग का सुकून मुझे बहुत ज्यादा मुयस्सर, तकिए पे सर रख के मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है, इत्मीनान से हूँ। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर नाज करती हैं। मेरी फैमिली को सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी औलादों को मुझ पर फख्र है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? हार्ड वर्क, बल्कि हार्ड वर्क भी शायद वो जुमला नहीं है, पागलपन, दैट मे बी द वर्ड। पागलपन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपका पागलपन आपके अंदर वो जज्बा जाग जाए, तो शायद आपके अंदर फिर वो सारी चीजें फिर पैदा होने लगती हैं कि जो आपको जिंदगी में कोई ना कोई आला, और आला मकाम हरगिज वो नहीं है कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आप अच्छे घर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए हो, कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा जो हमारी आज की इस हवाले से बातचीत हुई है। एंड आई होप कि जो लोग जर्नलिज्म की तरफ आना चाहते हैं उन्हें भी इस बात का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जर्नलिज्म में आने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों, लाइक कौन कौन से हालात से गुजरना पड़ सकता है, और वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली इसके लिए पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में भी वो पैशन है तो ज़रूर आइए इस फील्ड की तरफ। इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।